दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में बताया गया है कि राजा या देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, जिससे उस राज्य की शासन व्यवस्था प्रजापालन का काम करे, ना कि देश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार की आग में झोंक दे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा या देश के प्रधान को अपने किन धर्मों का पालन करना चाहिए और उन्हें कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए। मत्स्य पुराण में बताए गए इन नियमों का जो राजा या देश का प्रधान पालन करता है, वो देश को संपन्न बनाता है। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार राज कर्तव्य और राजधर्म शासन व्यवस्था में विशेष रूप से महत्व रखता है। इसमें केवल प्रजा पालन करने और दान पुण्य का ही जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि खास तौर पर इस विषय का भी व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक युग में ये बातें बहुत अधिक बदल गई हैं। अब तलवार तथा तीरों के बजाय मिसाइल, फाइटर जेट और रॉकेटों से युद्ध होने लगा है। फिर भी अब से 200-400 वर्ष पहले तक भारतीय राजाओं के लिए यही राज्य व्यवस्था और शासन संचालन के नियम एवं विधियां ही उपयोग में आया करती थीं। प्राचीन काल में राज्य का पूरा अस्तित्व एकमात्र राजा पर ही रहा करता था। यदि उसे किसी भी उपाय से नष्ट कर दिया जाए तो सारी राज्य व्यवस्था खंड खंड हो जाती थी। इसलिए अन्य बातों के साथ साथ राजा को अपनी सुरक्षा के लिए भी सदैव सजग रहना पड़ता था। आज भी इन नियमों और धर्मों का शासन व्यवस्था में कुछ हद तक झलक देखने को मिलती है। शारीरिक सुरक्षा। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि एक राजा या देश के प्रमुख को सदैव कौवे के समान शंकालु रहना चाहिए। बिना परीक्षण किए राजा को कभी भी भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। इसी भांति पहले से ही परीक्षण करके वस्त्र, पुष्प, अलंकार या अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए। कभी भीड़ भाड़ में राजा को नहीं जाना चाहिए और न ही अज्ञात जगह पर स्नान करना चाहिए। इन सब की परीक्षा पहले ही किसी विश्वासी पुरुष द्वारा करा लेनी चाहिए। राजा के लिए ये भी उचित है कि उसे अनजान हाथी और घोड़े या आज के समय में गाड़ी या किसी अन्य अनजान वाहनों की सवारी नहीं करनी चाहिए। एक राजा को कभी भी अनजान स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अपने राज्य या दूसरे राज्यों में भी उसको जाने से पहले अपने गुप्तचरों से सब प्रकार के रहस्यों की सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन राजा के लिए ये भी उचित है कि उसे एक गुप्तचर के बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उस गुप्तचर के बातों को 2-4 अन्य गुप्तचरों से भी सत्यापित कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पहले के समय में दूसरे राजाओं से संघर्ष करने वाले या फिर दूसरों का राज्य अपने में मिलाने वाले शासकों की स्थिति ऐसे खतरे में ही रहती थी। उन्हें ये डर बना रहता था कि कहीं कोई आकर उन्हें मार ना दे। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, वर्तमान समय में भी जर्मनी के तानाशाह हिटलर को अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ल सूरत से मिलते हुए और वैसे ही पोशाक तथा रंग ढंग वाले कई व्यक्ति अपने निवास स्थान में रखने पड़ते थे, जिससे कोई जल्द ही असली हिटलर को पहचान कर आक्रमण न कर सके। इसके अलावा भारतीय इतिहास में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि कई राजाओं और महाराजाओं ने अपनी जैसी शक्ल सूरत वाले लोगों को महल में तैनात कर रखा था। आपको याद ही होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी और महाराणा प्रताप घायल हो गए, तो उनकी जगह झाला मान सिंह ने उनके बख्तरबंद पहनकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। झाला मान सिंह दिखने में हूबहू महाराणा प्रताप की तरह ही थे और यही कारण है कि मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को मृत मान लिया। इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कई प्रदेशों के शासक भी रखते थे, जहां षड्यंत्रकारियों और गुप्त घटकों का अधिक डर बना रहता था। अब भी ऐसे बड़े शासकों के प्राण नाश के लिए तरह तरह की चालाकियों से काम लिया जाता है। इतिहास में जिक्र भी मिलता है कि रूस के जार को मारने के लिए षड्यंत्रकारियों ने एक बड़ी घंटा घड़ी तैयार की थी, जिसके भीतर डायनामाइट से बना बम छिपा दिया गया था। इस घंटा घड़ी को गुप्त रूप से विंटर पैलेस के किसी कमरे से जोड़ दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि एक तय समय पर जब उस घड़ी का घंटा बजा तो उसकी चोट से बम विस्फोट हो गया और महल का वो कमरा बम धमाके से उड़ गया। सैन्य सुरक्षा।
दोस्तों, आपने अभी जाना कि राजाओं को अपनी शारीरिक सुरक्षा कैसी करनी होती है, लेकिन राज्य या देश की सुरक्षा के लिए इससे अधिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार पहले के समय में राजाओं या महाराजाओं को राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग या किले का निर्माण करना पड़ता था। लेकिन आज के समय देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के लिए हाईटेक निवास स्थलों का निर्माण किया जाता है। दुर्ग या किले की तरह ही आज के निवास स्थानों में भी एक गुप्त मार्ग का निर्माण किया जाता है, ताकि आपातकाल के समय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। इन घरों में हेलीकॉप्टर से लेकर हाईटेक जहाजों के उतरने की भी व्यवस्था होती है। पहले के समय में किले या दुर्ग में ही राजा अपने अस्त्र शस्त्र को एकत्रित कर रखा करते थे, ताकि आपातकाल की स्थिति में वो दुश्मनों को किले या दुर्ग से ही मुंह तोड़ जवाब दे सके। ठीक इसी तरह आज के समय में भी देश के प्रमुख के निवास स्थानों पर भी वॉर रूम बनाया जाता है और परमाणु बम जैसे घातक अस्त्रों का नियंत्रण कक्ष भी इन्हीं निवास स्थानों पर बना होता है। खैर, अब ये तो हुई दोस्तों अस्त्र शस्त्रों की बातें। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सैनिकों का चयन पहले के समय में कैसे किया जाता था। तो पहले के समय में सैनिकों का चयन उनकी बुद्धि, कौशलता और साहस और राजा के प्रति वफादारी को देखकर ही किया जाता था। चयन के बाद पहले के समय में भी सैनिकों को कठिन प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता था। उसके बाद ही एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। उसमें जो भी सैनिक उच्च कोटि का प्रदर्शन करते थे, उसे महल की सुरक्षा या फिर राजा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्ति मिलती थी। बाकी सैनिकों को राज्य की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात कर दिया जाता था। अब अगर आज की बात करें तो आज भी सैनिकों का चयन ऐसे ही किया जाता है, बस चयन की प्रक्रिया में बदलाव आया है। आज के समय में थल, वायु और जल सैनिकों का चयन अलग अलग किया जाता है। पुलिस के जवानों का भी चयन राज्य की सरकारें अपने हिसाब से करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा में उच्च कोटि के सैनिकों को ही तैनात किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा में एसपीजी तैनात होती है। इन जवानों के चयन अलग अलग फोर्सों से किए जाते हैं, फिर इन्हें एक कठिन प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अगर कोई जवान हार मान बैठता है या फिर प्रशिक्षण के किसी भी लेवल को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे अपने मूल फोर्स में वापस भेज दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पहले समय में सैनिकों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था कैसी होती थी। मत्स्य पुराण के अनुसार पहले के समय में राजाओं द्वारा सैनिकों के लिए एक कुशल एवं सभी रोगों का इलाज करने वाले वैद्यों को नियुक्त किया जाता था। ये वैद्य ऐसे औषधियों का निर्माण करते थे जिससे युद्ध काल में घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। इन औषधियों के लेप लगाने या खाने से ही घायल सैनिक कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे और राज्य की सुरक्षा में पुनः लग जाते थे। प्राचीन काल की तरह ही आज के समय में भी युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाते हैं। इन अस्पतालों में सभी रोगों के अलग अलग डॉक्टर्स और नर्सों की तैनाती की जाती है। सैन्य अस्पतालों में इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल एवं अलग अलग तरह की दवाइयों का भंडार भी होता है। अंतर बस इतना ही है कि पहले जड़ी बूटियों को अपने असली रूप में ही अधिकतर काम में लाई जाती थी, लेकिन अब इनको वैज्ञानिक प्रक्रिया से टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। पहले के समय में सैनिकों की सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बख्तरबंद, ढाल आदि की व्यवस्था की जाती थी। वहीं आज के समय में सैनिकों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी माइंस, एंटी बम गाड़ियां आदि की व्यवस्था की जाती है। पहले के समय में दुश्मन के सैनिकों पर नजर रखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं आज के समय में सैनिक ड्रोन की सहायता से दुश्मन देशों पर नजर रखने का काम भी करते हैं। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि राजाओं को यदि अपने देश को सुरक्षित रखना है तो उन्हें सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए गुप्तचर तंत्र का निर्माण करना चाहिए। अपने गुप्तचर तंत्र में ऐसे लोगों को बहाल करें जो राज्य या देश के प्रति वफादार हों। जरूरत पड़ने पर अपने गुप्तचर तंत्र में महिलाओं की भी बहाली अवश्य करें। पहले के समय में जो महिलाएं गुप्तचर के रूप में काम करती थीं, उन्हें विषकन्या के नाम से जाना जाता था। ये विषकन्याएं दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देती थीं। विषकन्याओं को विष पिलाकर प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसके बाद यदि ये कन्याएं किसी को नाखून से खरोंच भी देती थीं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाया करती थी। भारतीय इतिहास में भी विषकन्या का जिक्र मिलता है और ऐसा माना जाता है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बड़ी संख्या में गुप्तचर के रूप में विषकन्याओं की बहाली की थी। अब देखा जाए तो आज भी सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए गुप्तचर की तैनाती तो करते ही हैं,
जिस देश की गुप्तचर प्रणाली जितनी ही मजबूत होती है, उसे उतना ही सुरक्षित माना जाता है। भारत में आईबी और रॉ गुप्तचरों की प्रमुख एजेंसी है। अब कर्मचारी और मंत्रियों का चयन। दोस्तों, मत्स्य पुराण में बताया गया है कि एक राजा को बुद्धि से निपुण, साहसिक, कठिन फैसले लेने वाला और जिसे राजा का डर ना हो, ऐसे व्यक्ति को ही अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। मत्स्य पुराण की माने तो राजा को अपनी सेना का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो साहसिक हो, जो सभी शस्त्रों को चलाने में निपुण हो, साथ ही समय के साथ साथ वो आधुनिक अस्त्र शस्त्र को आसानी से चलाना सीख सके। आज की बात करें तो सभी देश अपनी तीनों सेनाओं के प्रमुख को अलग अलग नियुक्त करता है। इसका मूल कारण ये है कि आज कोई एक आदमी ना तो फाइटर प्लेन उड़ा सकता है और ना ही युद्धपोत और ना ही पनडुब्बी को चला सकता है और ना ही तोप के गोले दाग सकता है। आज युद्ध में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है दोस्तों। खैर, अब बात करते हैं कि एक राजा या देश के प्रधान को किन लोगों को मंत्रियों के रूप में बहाल करना चाहिए। देखिए, मत्स्य पुराण में बताया गया है कि देश या राज्य का वित्त मंत्री ऐसा होना चाहिए जो आय, व्यय और अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता हो। विदेश मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसे दूसरे देशों की राजनीति की अच्छी समझ हो, साथ ही वो देश की भाषा के अलावा कई और देशों की भाषा को भी जानता हो। इतना ही नहीं, एक विदेश मंत्री में वाक्पटुता और मृदु भाषी होने के गुण भी मौजूद हों। इसके अलावा राजा को कृषि मंत्री के रूप में उसे नियुक्त करना चाहिए जो किसानों की समस्या पहले से ही जानता हो और वो समय रहते किसानों की समस्या दूर कर सके। शिक्षा मंत्री के रूप में एक विद्वान और संवेदनशील व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। यदि किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षा सुधारने का दायित्व दिया जाए तो उस राज्य या देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाता है। साथ ही मत्स्य पुराण ये भी कहता है कि कानून का दायित्व ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कानून का ज्ञाता हो और जो प्रजा को बिना किसी भेदभाव के न्याय दिला सके। तो दर्शकों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हमारे देश में किसी को मंत्री बनाते समय मत्स्य पुराण में बताए गए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।